नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार राजपूत पार्थ जीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने संविधान की श्रृंखला प्रारंभ की थी, आज फिर उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट। आज हमें चार्टर एक्ट पढ़ने हैं, तो हमें आज चार्टर एक्ट पढ़ेंगे कितने? 4। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 का, उसके बाद 1833 का और उसके बाद 1853 का। कुल मिलाकर के हमारे लिए आज इस वीडियो में 4 चार्टर एक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले 1793, 1813, 1833, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है ना। तो जो प्रत्येक चार्टर एक्ट है वो 20-20 वर्ष के अंतराल पर आया है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि 1793 और 1813 में कितने का अंतर है? 20 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। तो प्रत्येक चार्टर एक्ट 20-20 वर्ष के अंतराल पर आया है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट। सबसे पहले 1793 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा क्या क्या हुआ, इसके खास पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हमें सिर्फ 2 ही बातें ध्यान में रखनी है जो पेपरों में पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मैंने एक संस्था बताई होगी आपके लिए जिसका नाम था BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कुल मिलाकर के 6 सदस्य थे, ठीक है ना। तो इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो BOC के सदस्य हैं उनके लिए जो वेतन मिलेगा और जो भत्ता मिलेगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, मतलब भारत के पैसों से दिया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी जो बात हुई वो ये हुई कि ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्रों, ऐसे क्षेत्र जिन पर ब्रिटिश का कब्जा है अथवा अंग्रेज़ों का कब्जा है, उन पर लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ इसके द्वारा, सबसे पहले BOC के सदस्यों को वेतन व भत्ते, ठीक है ना। वेतन जो सैलरी मिलती है, भत्ता क्या होता है? वेतन के अलावा मिलने वाले लाभ जो होते हैं वो भत्ते कहलाते हैं। भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। ये हुआ 1793 के एक्ट में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था इसका, तो दूसरा पॉइंट ये था कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों पर, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों पर लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई, प्रशासन की नींव, ठीक है ना। मतलब ऐसे भारतीय क्षेत्र जिस पर अंग्रेज़ों का कब्जा था, वहाँ पर जो प्रशासन चलेगा वो कैसे चलेगा? लिखित विधियों के द्वारा चलेगा, है ना। इससे पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं का शासन होता था, तो उनके यहाँ कोई भी ऐसे काम नहीं होते थे कि उसको रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है ना। तो ये था हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। इससे 2 ही प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में बनते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे दूसरा 1813 का चार्टर एक्ट, और बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट हैं चारों के चारों। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक की परीक्षा हो, तो दूसरा नंबर कौन सा है? 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है ना। तो इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र रखें। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया अथवा सीमित कर दिया, ठीक है ना। मतलब अब कोई भी ब्रिटिश का व्यक्ति, कोई भी ब्रिटिश का व्यक्ति भारत में सीधे आकर के व्यापार कर सकता था, ठीक है ना। लेकिन चाय का व्यापार, चाय व चीन के साथ व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी अभी भी, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या हुआ कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था जो पहले कंपनी के लिए दिया गया था, उस व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया?
समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दिया गया था। उसके लिए 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत आकर के सीधे व्यापार कर सकता है, लेकिन अभी भी चाय का व्यापार किसी भी देश के साथ हो, ठीक है ना, और चीन के साथ जो भी व्यापार होगा वो कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, ठीक है ना। दूसरा जो इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि भारत में भारतीय शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। भारतीय शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा भारत की शिक्षा पर और साहित्य पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है ना। कितने रुपए? प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके द्वारा क्या होगा? भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च होगा, ठीक है ना। और इसी के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई। अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है ना। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई, ठीक है ना। तीसरा जो इसका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित हुआ, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को अथवा पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो ये थे 1813 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु। एक बार मैं पुनः रिवाइज किए देता हूँ। 1813 के में क्या क्या था? तो सबसे पहले कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, अर्थात ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत आकर के सीधा व्यापार कर सकता है, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कौन करेगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये है, भारतीय शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा क्या होगा? जो भारत की शिक्षा है और साहित्य है उस पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की क्या डाली गई? नींव डाली गई, ठीक है ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी है? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तीसरा अधिनियम, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये है कि धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को, मिशनरियों का मतलब जैसे हमारे हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं, उसी प्रकार जो ईसाई धर्म है, ईसाई में क्या होते हैं? चर्च होते हैं, और चर्च में जो व्यक्ति रहता है उसको हम क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं, ठीक है ना। तो ईसाई पादरियों को भारत में ईसाई धर्म को प्रचार करने की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। और इसके लिए जो कंपनी के कर्मचारी होंगे, कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा इन पादरियों के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई। आर्थिक सहायता का मतलब इनके लिए पैसे भी उपलब्ध कराए गए, ठीक है ना। तो ये था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। आज हमने 1793 का पढ़ा, 1813 का पढ़ा। अब हम जो चार्टर एक्ट पढ़ेंगे उसको वो होगा 1833 का चार्टर एक्ट। किसका होगा भैया? 1833 का चार्टर एक्ट। 20 वर्ष बाद आएगा फिर, ठीक है ना। तो अब हम 1833 के चार्टर एक्ट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ इसके द्वारा? इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इसके द्वारा सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। अब कौन बनेगा? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। अर्थात पूरे भारत देश के लिए एक नियम बनाने की, एक आयोग बनाने की, एक विधि बनाने की शक्ति किसके पास चली गई? गवर्नर जनरल के पास चली गई, ठीक है ना। तो
प्रश्न ये है कि इस पद पर पहली नियुक्ति किसकी हुई। तो इस पद पर, जो नया पद बना है, इस पद पर पहली नियुक्ति हुई है विलियम बेंटिंग की। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा। ठीक है ना, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। क्यों? क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसी के लिए क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बात के लिए। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि जिस व्यक्ति का प्रमोशन होगा वो अंतिम होगा और प्रथम होगा। अर्थात बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है, तो विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग बना है। ठीक है ना भाइयों। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा, इस गवर्नर जनरल के ऊपर एक विधिक सदस्य, विधिक का मतलब कानूनी सदस्य बनाया गया। ठीक है ना, गवर्नर जनरल के ऊपर क्या बना दिया गया, एक विधिक सदस्य बना दिए गए, विधिक सदस्य बना दिए गए। ये सदस्य कौन बने, तो लॉर्ड मैकाले, नाम तो आपने बहुत सुना होगा, मैकाले। ठीक है ना, गवर्नर जनरल के ऊपर एक विधिक सदस्य लॉर्ड मैकाले बना दिए गए। इससे क्या हुआ, इससे जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। कितनी हो गई भैया, 5 हो गई। जिसमें कौन कौन होगा, एक गवर्नर जनरल होगा, एक विधिक सदस्य आ गए और 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है ना, तो परिषद की कुल संख्या कितनी हो गई, परिषद में कुल सदस्य कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है ना, और किसके द्वारा हुआ है, 1833 के द्वारा हुआ है। तो 1833 के द्वारा ही 1834 में, कब की बात है, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे इसके, लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है ना, तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, 1834 में हुआ है। और उसके जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, लॉर्ड मैकाले बने थे। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए 1833 के चार्टर एक्ट के। उसके बाद इसके तीसरा पॉइंट है नमक व अफीम को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म। थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कभी व्यापारिक अधिकार खत्म हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बताइए किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार किया गया, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया अथवा सीमित कर दिया गया। ठीक है ना, तो इस 1833 के द्वारा क्या हुआ, नमक और अफीम को छोड़ करके कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, अब क्या करेगी, कंपनी सिर्फ नमक का व्यापार कर सकती है और अफीम का व्यापार कर सकती है। इसके अलावा कोई भी व्यापार कंपनी नहीं करेगी। ठीक है ना, इसका चौथा पॉइंट है, एक और पॉइंट है इसमें चौथा, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं और नोट डाउन तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चौथा पॉइंट भी देखते हैं इसका क्या है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इस एक्ट के द्वारा सती प्रथा को, ठगी प्रथा को और बाल विवाह को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है ना, तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं कि बताइए सती प्रथा को कब बंद किया गया। अगर नॉर्मली प्रश्न पूछें कि सती प्रथा को कब बंद किया गया, तो वैसे सती प्रथा को 1829 में बंद किया गया था, ठगी प्रथा को 1830 में और बाल विवाह को भी 1830 में बंद किया गया था। लेकिन ये पूछे कि बताइए सती प्रथा को किस अधिनियम के तहत बंद किया गया था, तो उस अधिनियम का नाम है 1833 का चार्टर एक्ट। इस अथवा ये पूछे कि सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंद किया गया,
तो इस समय गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिंग। लेकिन किसकी सिफारिश पर बंद किया गया था? किसकी सिफारिश पर बंद किया गया था? तो सिफारिश जो की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर सती प्रथा को बंद किया गया था गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैं आपके लिए अभी बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो जो राजा की उपाधि है किसने दी है? तो मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने दी है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को हम आधुनिक भारत का जनक मानते हैं, ठीक है ना, और पत्रकारिता का अग्रदूत मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले परीक्षाओं में कि बताइए संविधान निर्माण के आंशिक संकेत किस अधिनियम में दिखाई पड़ते हैं? तो संविधान निर्माण के आंशिक संकेत, संविधान निर्माण के आंशिक संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो भारत की शासन प्रणाली है उसके लिए केंद्रीकृत कर दिया गया, अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल के लिए पूरे भारत देश के लिए एक नियम, एक आयोग बनाने की शक्ति दे दी गई। और 1834 में क्या हुआ था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बनाया गया था, ठीक है ना। इसीलिए संविधान निर्माण के जो आंशिक संकेत हैं वो किस अधिनियम में दिखाई पड़ते हैं? 1833 के चार्टर एक्ट में दिखाई पड़ते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, और आज का लास्ट टॉपिक क्या है? 1853 का चार्टर एक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसके द्वारा क्या क्या किया गया? सबसे पहले कार्यपालिका को विधायिका से अलग कर दिया गया। कार्यपालिका को विधायिका से पृथक कर दिया गया अथवा अलग कर दिया गया। मतलब इस एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियाँ अलग चली गई और कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग कर दी गई, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल की परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई। 6 नए सदस्यों की और नियुक्ति हो गई, ठीक है ना। 1833 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल की परिषद में कुल सदस्य थे वो कितने थे? 5 थे, लेकिन इसके द्वारा 6 नए सदस्य और ऐड कर दिए गए, जिससे गवर्नर जनरल की परिषद में अन्य सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, और कुल कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि भारत के लिए, तीसरा पॉइंट ये था कि भारत के लिए विधि बनाने के लिए, विधि का मतलब कानून, तो भारत के लिए कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें अधिकतम 12 सदस्य होंगे और न्यूनतम 8 सदस्य होंगे, ठीक है ना। तो भारत के लिए विधि बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए किसकी स्थापना हुई है? विधान परिषद की स्थापना हुई है, ठीक है ना। इसमें जो न्यूनतम सदस्य होंगे वो 8 होंगे और अधिकतम सदस्य 12 होंगे। लेकिन विधान परिषद को नियम बनाने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब विधान परिषद किसी नियम को पारित कर देगी, उसके बाद जब गवर्नर जनरल उसी पारित नियम को पास कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, ठीक है ना। इसी अधिनियम के द्वारा, इसी चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो पावर की शक्ति दे दी गई। गवर्नर जनरल को वीटो पावर की शक्ति दे दी गई, ठीक है ना। वीटो पावर की शक्ति क्या होती है? जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, तब मैं आपके लिए बताऊंगा राष्ट्रपति की वीटो पावर सेम थी, ठीक है ना। उसके बाद 5वां पॉइंट जो है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उप गवर्नर की क्या की गई? नियुक्ति की गई। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट ये है कि जो BOD मैंने आपके लिए पढ़ाया होगा, BOD बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल मिलाकर के कितने सदस्य थे? तो एक गवर्नर था और 24 अन्य सदस्य थे। तो जो 24 सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या 24 सदस्यों को घटाकर कितना कर दी गई? 18 कर दिए गए। ठीक है ना, मतलब बीओडी की जो सदस्य संख्या है 24 से घटाकर कितने कर दिए गए? 18 सदस्य कर दिए गए और एक गवर्नर जनरल रहेगा ही। सातवां क्या था पॉइंट? सातवां ये था कंपनी के कर्मचारियों के लिए, कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी। ठीक है ना, इसमें भारतीयों के लिए भी शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो यह था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो 1853 का चार्टर एक्ट क्या था? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? कार्यपालिका को विधायिका से अलग कर दिया गया। दूसरा क्या था? गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। अगला था भारत के लिए विधि बनाने के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें न्यूनतम सदस्य मतलब कम से कम 8 सदस्य होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य होंगे। ठीक है ना, लेकिन नियम बनाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? गवर्नर जनरल की नियम की अनुमति आवश्यक होगी। ठीक है ना, जब विधान परिषद कोई नियम पारित करेगी उसके बाद जब गवर्नर जनरल उसको पास कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। ठीक है ना, गवर्नर जनरल को वीटो पावर की शक्ति दे दी गई। ठीक है ना, बीओडी के जो सदस्य हैं उनको 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है ना, और कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी, जिसमें भारतीयों के लिए भी शामिल किया गया। तो यह था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है ना, तो आज हमने 4 चार्टर एक्टों में चर्चा की। 1793 का अधिनियम, 1813 का, 1833 का और 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है ना, तो इसके बाद जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है ना, लेकिन 1858 से पहले एक सन आती है जिसका नाम है 1857 और हम सब जानते हैं 1857 में हुई थी मेरठ की क्रांति। ठीक है ना, तो मेरठ की क्रांति के बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंद कर दिया गया और ब्रिटेन की महारानी जो है विक्टोरिया, उसने भारत की शासन सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है ना, तो मतलब आज हमने भारत के संवैधानिक विकास का एक चरण पूरा कर लिया। ठीक है ना, कल स्टार्ट होगा द्वितीय संवैधानिक चरण अथवा दूसरा चरण, ब्रिटिश महारानी का काल अथवा ब्रिटिश शासन 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इस सेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।